हेलो एवरीवन, दिस इज़ शंकर वेदिया एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन विद्या क्लासेस में। और आज का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और उसका जो चैप्टर है वो है फोर्जिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग का जो कंटेंट रहने वाला है वो आपका जो लेक्चर का प्लान है वो इस तरह से है। सिलेबस हम लोग जो जेयूटी डिप्लोमा का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। फिर इसके बाद हैंड रिटन नोट्स का डिस्कशन करेंगे। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, टेस्ट एंड रिवीजन, ये इस चैप्टर का हम लोगों का लेक्चर प्लान है। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो सिलेबस का डिस्कशन और हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट, यहाँ दो पॉइंट हम लोग आज कवर करेंगे। तो जो जेयूटी डिप्लोमा का जो सिलेबस है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें आपका जो टॉपिक है उसमें आपका फर्स्ट जो है वो आपका है इंट्रोडक्शन एंड कोल्ड फोर्जिंग, प्रेस एंड हैमर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक्सप्लेन डिफरेंट फोर्जिंग टूल्स स्पेसिफिकेशन एंड यूजेस। फिर वेरियस फोर्जिंग प्रोसेस जैसे ड्रॉप फोर्जिंग हो गया, अपसेट फोर्जिंग हो गया, स्टैंपिंग हो गया, डाई फोर्जिंग हो गया, प्रेस फोर्जिंग हो गया। और इसके अलावा डाई के बारे में पढ़ना है, कितने तरह का डाई होगा, तो ओपन डाई और क्लोज डाई के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो जो क्लोज डाई के द्वारा जो ऑपरेशन होता है उस ऑपरेशंस में जो प्रोसेस होता है जैसे फिलरिंग प्रोसेस, एजिंग, बेंडिंग, ब्लॉकिंग, फिनिशिंग, ये सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो जो लास्ट पॉइंट है वो आपका है फोर्जिंग डिफेक्ट एंड देयर रिमेडीज। तो इतना सारा पॉइंट्स है आपका डिप्लोमा जेयूटी के सिलेबस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहला जो है कि फोर्जिंग होता क्या है। तो यह फोर्जिंग जो है एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। फॉर्मिंग का मतलब कि मेटल से कुछ बनाना, ठीक है। तो एक मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को हीट किया जाता है, जिसमें मेटल को हीट करते हैं और फोर्स का अप्लाइड करते हैं ताकि जो हम लोग का रिक्वायर्ड शेप है वो शेप हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। कोई मेटल ले लेते हैं, मेटल मेटल लेने के बाद उसको हीट कर दिए, हीट करने के बाद उसमें फोर्स या फिर प्रेशर या फिर हैमर के थ्रू इस तरह से उसका हम लोग अप्लाई करते हैं और जैसा हम लोग को शेप चाहिए, साइज में चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, उस तरह का हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है फोर्जिंग, ठीक है। इसके अलावा जो फोर्जिंग इज वर्किंग ऑफ मेटल इनटू यूजफुल शेप बाय हैमरिंग, यहाँ पर जो है हैमरिंग या फिर प्रेसिंग, दो वो तरह से हम का यूज करके हम लोग उस मेटल को रिक्वायर्ड शेप में ला सकते हैं, ठीक है। तो फोर्जिंग क्या हो गया, तो फोर्जिंग इज ए प्रोसेस ऑफ शेपिंग हीटेड मेटल मेटल को हीट करना ज़रूरी है इसमें, तब जाके उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका फिर जो है शेप और साइज चेंज होगा। तो फॉर्मिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेपिंग हीटेड मेटल बाय द अप्लीकेशन ऑफ, किसका अप्लीकेशन करेंगे, तो सडन ब्लो करने का मतलब उसमें हम लोग सडनली फोर्स लगा रहे हैं हैमर के थ्रू या फिर स्टीडी प्रेशर के थ्रू या फिर फ्रेश फोर्जिंग के द्वारा या फिर उसको बोलते हैं हैमर फोर्जिंग। तो क्या करेंगे, जो हीट मेटल है उसमें हम लोग सडन ब्लो यानी फोर्स लगाएंगे और जो मटेरियल का प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, जो कि प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है कि वैसा प्रॉपर्टी जो मेटल अपने शेप साइज को चेंज करता है और पुनः अपने ओरिजिनल शेप और साइज में नहीं आ पाता, मतलब परमानेंटली उसका शेप साइज चेंज हो जाता है, वैसा प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो जब कोई हीटेड मेटल है और उसमें हम लोग सडन ब्लो यानी फोर्स लगाते हैं और उसका जो मटेरियल का प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक का यूज करते हैं तो इसके ज़रिए हम लोग एक नया शेप का प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है फोर्जिंग के बारे में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन, फोर्जिंग का क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, किस तरह से हम लोग क्लासिफाइड करते हैं। तो जो फोर्जिंग को क्लासिफाइड किया जा सकता है वो दो कैटेगरी में किया जा सकता है डाई के बेसिस पे। तो फर्स्ट डाई है आपका ओपन डाई फोर्जिंग, दूसरा है आपका क्लोज डाई फोर्जिंग, ठीक है। डाई क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ओपन डाई फोर्जिंग को फर्दर डिवाइडेड करते हैं टू कैटेगरी में, हैंड फोर्जिंग और स्मिथ फोर्जिंग नाम देते हैं, और दूसरा है पावर फोर्जिंग जो हैंड से फिर
से हम लोग फोर्जिंग करें उसको हम लोग हैंड फोर्जिंग कहेंगे। फिर यदि हम लोग पावर सप्लाई का यूज करके हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं हैमर का, तो वो हो गया पावर हैमर या फिर प्रेस फोर्जिंग। यहाँ पर हम लोग पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। दूसरा जो कैटेगरी था क्लोज डाई फोर्जिंग, इसमें हम लोग देखेंगे ड्रॉप फोर्जिंग। ड्रॉप फोर्जिंग अब किसके अंदर आएगा, क्लोज डाई फोर्जिंग में। और प्रेस फोर्जिंग भी आपका आपका आ सकता है क्या है, क्लोज डाई फोर्जिंग में। तो प्रेस फोर्जिंग ओपन डाई फोर्जिंग भी हो सकता है और क्लोज डाई फोर्जिंग भी हो सकता है। थर्ड वन है आपका मशीनिंग फोर्जिंग, ठीक है। तो ये आपका कैटेगरी है फोर्जिंग प्रोसेस का। तो आप लोग कैटेगरी क्लासीफाई इस तरह से हम लोग फोर्जिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट वन था जो ओपन डाई फोर्जिंग। तो ओपन डाई फोर्जिंग में सबसे पहले जानते हैं कि डाई क्या होता है, ठीक है। तो डाई क्या होता है कि एक पॉजिटिव रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ऑफ द प्रिपेयर्ड टूथ इन एनी सुटेबल सबस्टांस। कोई भी सुटेबल सबस्टांस में हम लोग उसका पॉजिटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, उसका जो प्रोजेक्टिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कोई भी हम लोग को उसको इस तरह से शेप बनाना है, इस तरह से शेप बनाना है हम लोगों को, तो इसी का एक पॉजिटिव रिप्रोडक्शन फॉर्म करेंगे। मतलब कि इसी तरह का एक हम लोगों को हाई कास्ट आयरन का एक जो है मेटल का इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो क्या होगा, उसमें जब हम लोग मेटल को इंसर्ट करेंगे और फोर्स यानी प्रेशर लगाएंगे यानी फोर्स लगाएंगे, तो फिर हम लोगों को जो उस मेटल के थ्रू इस तरह का ही प्रोडक्ट बनेगा। तो ये कमाल होता है किसका, तो डाई का। मैंने डाई जिस तरह का शेप का होगा, डाई का शेप और साइज जिस तरह का होगा, क्योंकि प्रेस जो मेटल जो होता है वो इसी पर प्रेस होता है। तो जो डाई का जो भी शेप और साइज होगा, तो वही शेप और साइज में जो हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो डाई जो है फोर्जिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, जिसके वही एक चीज़ होता है जिससे हम लोग को प्रोडक्ट जिस शेप का या फिर डायमेंशन का होता चाहिए उसी तरह का हम लोगों को मिलता है डाई के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ए डाई इज स्पेशलाइज्ड टूल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। स्पेशलाइज्ड टूल है टू कट और शेप मटेरियल मोस्टली यूजिंग प्रेस। जो प्रेस होता है फोर्जिंग प्रेस, उसमें लगा होता है क्या, डाई। और डाई क्या होता है, जिस तरह का हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का शेप और साइज में उसमें कैविटी बना हुआ रहता है। जब वहाँ पर मेटल के पीस को वहाँ पर रखेंगे, ब्लेड को रखेंगे, स्टॉक को रखेंगे, तो उस पर प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने के बाद जिस तरह का उसमें का डाई का कैविटी होगा, उस तरह का हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो वो हम लोग का डाई होता है। ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है, अब देखेंगे ओपन डाई फोर्जिंग क्या होता है। तो ओपन डाई फोर्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफॉर्मिंग ए पीस ऑफ मेटल, डिफॉर्मिंग ए पीस ऑफ मेटल बिटवीन मल्टीपल डाइज दैट डू नॉट कम्प्लीटली इनक्लोज द मटेरियल। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाला बात यह है कि जो जो आपका मटेरियल होगा, वो मटेरियल को हम लोग कम्प्लीटली इनक्लोज नहीं करेंगे। कम्प्लीटली इनक्लोज मतलब पूरी तरह से ढकेंगे नहीं। तो यहाँ तो उसके बीच जो है मेटल का क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन जिस तरह का हम लोग का शेप साइज चाहिए उस तरह का डिफॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह का जो फोर्जिंग होगा उसे हम लोग कहेंगे ओपन डाई फोर्जिंग। देखिए यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक ये डाई है, एक ये डाई है, ठीक है। तो और ये हम लोग का जो मेटल पीस था, ठीक है, ये मेटल पीस था। तो इसमें क्या है कि पूरी तरह से है वो आपका मटेरियल इनक्लोज नहीं है। देखिए यहाँ पर इधर पूरा का पूरा खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसको ओपन डाई फोर्जिंग। जब इसमें आप लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इस तरह से उसका शेप साइज चेंज हो जाएगा, फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। तो दिस इज ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट वन है क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस। तो क्लोज डाई फोर्जिंग जस्ट इसका क्या होगा कि जो मटेरियल होगा उसको हम लोग कम्प्लीटली इनक्लोज करके फोर्जिंग करेंगे। तो वो हो गया क्लोज डाई फोर्जिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है तो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑल्सो, इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग, ठीक है। तो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑल्सो नोन एज इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग is a metal forming process that compresses a piece of metal under high pressure to fill an enclosed die impression, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका डाई है वो कम्प्लीटली मटेरियल को इनक्लोज कर देता है। तो इस तरह से जो हम लोगों को फोर्जिंग के थ्रू हम लोगों को
प्रोडक्ट मिलता है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लोज डाई फोर्जिंग। नेक्स्ट जो है आपका वो है इसके अंदर जो आपका कैटेगरी के अंदर था ओपन डाई फोर्जिंग में स्मिथ फोर्जिंग या फिर हैंड फोर्जिंग। तो ये सिंपली इसको कॉल्ड फ्लैट डाई कहते हैं इसको, और फिर ओपन डाई फोर्जिंग या कह सकते हैं, ठीक है। स्मिथ फोर्जिंग क्या है, सिंपली इसको हम लोग फ्लैट डाई फोर्जिंग या फिर ओपन डाई फोर्जिंग कहते हैं, क्योंकि ये पार्ट है ओपन डाई फोर्जिंग का। तो स्मिथ फोर्जिंग इज़ ट्रेडिशनल मेथड, आप देखे होंगे कि लोहार लोग भी इसमें स्मिथ फोर्जिंग जो करता है उसको हम लोग स्मिथ फोर्जिंग ही कहते हैं। तो देखते होंगे कि आप उसको एक एनविल पे एक प्रोडक्ट को जो गर्म किया हुआ रहता है मेटल के पीस को, उसको वहाँ पर रखता है और हैमर से उसको उस पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रोसेस वो स्मिथ फोर्जिंग कहलाता है, या फिर हैंड फोर्जिंग इसलिए नाम देते हैं उसमें कि हैमर के थ्रू, हैंड के थ्रू जो है उसमें फोर्स अप्लाई करते हैं। तो एक ट्रेडिशनल मेथड है मेटल फॉर्मिंग का। इट इज ओपन डाई फोर्जिंग मेथड, ओपन डाई फोर्जिंग मेथड है, यहाँ पर देखिए कि जो है यहाँ पर ये ओपन प्लेस है, इन विच द वर्क पीस इज प्लेस्ड ऑन ए स्टेशनरी एनविल एंड हैमर स्ट्राइक एंड डिफॉर्म द वर्क पीस। देखिए यहाँ पर जो है डाई है या फिर एनविल है, इसमें हम लोग वर्क पीस को रखें। पहले वर्क पीस हमारा इस तरह का था, अब जब हम लोग इस पर दूसरा डाई रख के उस पर हैमर के थ्रू हम लोग अप्लाई किए फोर्स इस पर, तो जो है हमारा वर्क पीस जो है इस तरह से मिला। फाइनल प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर इस तरह से मिल गया फाइनल प्रोडक्ट। तो द फोर्स इज अप्लाइड आइदर बाय मैनुअली, या फिर उस फोर्स को जो है मैनुअली अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पावर हैमर के, या फिर उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हैमर का यूज कर सकते हैं। तो ये आपका स्मिथ फोर्जिंग या फिर हैंड फोर्जिंग का ये आपका प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम लोग कौन कौन सा चीज़ें बना सकते हैं, तो डिस्क बना सकते हैं, हब्स, ब्लॉक्स, शाफ्ट, स्लीव, सिलेंडर्स, फ्लैट्स, हेक्सेस, राउंड, फ्लैट, प्लेट और सम कस्टम शेप, जो भी आप लोग का रिक्वायर्ड डायमेंशन या फिर डिज़ाइन में है। तो इस तरह से हम लोग स्मिथ फोर्जिंग और फिर हैंड फोर्जिंग करते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है, तो देखिए इसमें भी आपका एक रैम लगा हुआ रहता है और इसमें एक अपर डाई है, यहाँ पर जो है अपर डाई है। तो ड्रॉप फोर्जिंग इज डन इन क्लोज इम्प्रेशन, क्लोज इम्प्रेशन का एक उदाहरण है, तो ये याद रखिएगा। ड्रॉप फोर्जिंग जो है तो ये आपका क्लोज इम्प्रेशन या फिर क्लोज डाई फोर्जिंग का एग्जाम्पल है। डाइज एंड ऑटोमेटिक हैमर अप्लाइड द फोर्स इन सीरीज ऑफ ब्लो, जैसे कि हम लोग फिर से, जैसे सीरीज ऑफ ब्लो करने का मतलब जो है कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई, एक बार अप्लाई किया, फिर से अप्लाई किया, फिर से अप्लाई किया, इस तरह से सीरीज ऑफ ब्लो बाय ड्रॉपिंग एक्शन। ड्रॉपिंग एक्शन किसका, तो हैमर का, हैमर का या फिर रैम वहाँ पर रहेगा तो उससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर ड्रॉपिंग एक्शन के द्वारा जो है सीरीज ऑफ ब्लो फोर्स अप्लाई करते हैं ऑटोमेटिक हैमर के थ्रू, तो उसके द्वारा जो हम लोग फोर्जिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग इज डन इन क्लोज इम्प्रेशन, क्लोज इम्प्रेशन या फिर क्लोज डाई फोर्जिंग के उदाहरण है। डाइज, तो यह क्या है, यह किस में होता है, क्लोज इम्प्रेशन डाइज में होता है। और एन ऑटोमेटिक हैमर अप्लाइड द फोर्स इन सीरीज ऑफ ब्लो बाय ड्रॉपिंग एक्शन। यहाँ पर बस एक है ड्रॉपिंग एक्शन के द्वारा सीरीज ऑफ ब्लो में फोर्स को अप्लाइड करते हैं इसमें ड्रॉप फोर्जिंग में। तो ड्रॉप फोर्जिंग एक फोर्जिंग प्रोसेस है वेयर ए हैमर इज रेज्ड, हैमर रेज होता है एंड देन ड्रॉप्ड, मतलब हैमर जो है ऊपर गया फिर से उसको वो नीचे आया, ड्रॉप किया, तो यह आपका जो प्रोसेस है वो क्या क्या कहलाता है, ड्रॉप फोर्जिंग। तो ड्रॉप फोर्जिंग इज अ फोर्जिंग प्रोसेस वेयर हैमर इज रेज्ड एंड देन ड्रॉप्ड ऑन टू द वर्क पीस टू डिफॉर्म, और ड्रॉप होगा तो क्या होगा, फोर्स पड़ेगा जिससे वो डिफॉर्म हो जाएगा। इट अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द डाई, अब जो डाई का जो भी शेप होगा, जैसे यहाँ पर ये डाई लगा हुआ है, तो इस तरह का जो भी आपका शेप होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह का शेप का डाई है, तो इस तरह का ये आपका प्री हीटेड मेटल बिलेट है, जो हीट किया हुआ मेटल है उसमें। अभी ये क्या है, यहाँ पर ड्रॉपिंग एक्शन के द्वारा सीरीज ऑफ ब्लो इसमें फोर्स लगेगा, तो क्या करे होगा, जिस तरह का डाई का शेप और साइज होगा उसमें यह जो है प्रोडक्ट ढल जाएगा, मतलब इसमें उस प्रोडक्ट शेप साइज में आ जाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप फोर्जिंग क्या है, इसमें कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स ऑफ द लोअर हाफ
ड्रॉप फोर्जिंग डाई कंसिस्ट ऑफ टू हाफ। डाई जो इसमें लगा होगा वो आधा एक जो है अपर डाई में होगा, जबकि ये इसमें होगा। देखिए दो तरह का डाई है, एक अपर डाई है, एक लोअर डाई है। ठीक है, फिक्स टू एनविल एंड अपर हाफ। ये एक जो डाई है वो जो है एनविल में फिक्स रहेगा और दूसरा जो है अपर हाफ में फिक्स रहेगा। ठीक है, फिक्स। और जो अपर हाफ होगा वो जो है मूवेबल रैम से जुड़ा हुआ रहेगा। अब द हीट केप्ट इन लोअर डाई, यहाँ पर जो है जो हीट होगा वो आपका मेटल जो है, मेटल को इसमें लोअर डाई में रखेंगे और जो है रैम के थ्रू यहाँ पर से ये सीरीज ऑफ ब्लो के थ्रू यहाँ पर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये आपका ड्रॉप फोर्जिंग का प्रोसेस है। फोर्जिंग इज प्रोड्यूस बाय ब्लो ऑफ रैम विच कंपेल्स द हॉट मेटल एंड टेक्स द शेप ऑफ कैविटी। अब वो जो आपका कैविटी में है, डाई का कैविटी है, उस कैविटी में वो मेटल जो है पूरी तरह वो आ जाएगा, शेप में आ जाएगा उस कैविटी के अकॉर्डिंग। तो जो ड्रॉप फोर्जिंग होगा वो ड्रॉप फोर्जिंग के थ्रू कौन कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है, तो क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड या फिर क्रैंक हुक, ये सारा जो है प्रोडक्ट हम लोग ड्रॉप फोर्जिंग के थ्रू बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेस फोर्जिंग। प्रेस फोर्जिंग सेम एज ही है ड्रॉप फोर्जिंग के जैसा ही, सिमिलर टू ड्रॉप फोर्जिंग। इसमें है कि एक्सेप्ट इट यूज कॉन्टिन्यूस सिक्वेंजिंग। ये आप इसमें है कॉन्टिन्यूस सिक्वेंजिंग इसमें यूज होता है। उसमें आप लोग ड्रॉपिंग एक्शन होता था, इसमें कॉन्टिन्यूस सिक्वेंजिंग होगा। टाइप अप्लाइड फोर्स, जो बस फोर्स टाइप जो अप्लाइड फोर्स होगा उसका टाइप का अंतर है। उसमें क्या था, उसमें आपका ड्रॉपिंग एक्शन था और इसमें आपका कॉन्टिन्यूस सिक्वेंजिंग है बाय द हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से आपका कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड आएगा, फिर उसमें उस पर दबाव बनाएगा रैम के थ्रू और यह क्या करेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा डाई पर, और डाई जुड़ा हुआ रहेगा किस और प्रेशर होगा, तो मेटल पीस पर, और यहाँ से आपका फोर्स लगेगा मेटल पीस पर डाई के थ्रू, और जिस तरह का डाई का शेप और साइज होगा उस तरह का हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये आपका प्रेस फोर्जिंग था। दिस ऑपरेशन इज कम्प्लीटेड बाय सिंगल स्ट्रोक, एक ही स्ट्रोक में इसको कंप्लीट, उसमें सीरीज ऑफ ब्लो यूज हो रहा था, बार बार उसमें फोर्स लग रहा था, लेकिन इसमें एक ही सिंगल स्ट्रोक में इसका ऑपरेशन कंप्लीट करना होता है, किसमें, प्रेस फोर्जिंग में। एंड सिक्वेंजिंग इज ऑब्टेन बाय मीन्स ऑफ मैकेनिकली और हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड, यानी प्रेसेस के द्वारा, मैकेनिकल प्रेसेस या फिर हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू हम लोग जो है सिक्वेंजिंग को ऑब्टेन करेंगे और सिक्वेंजिंग के थ्रू जो है इस ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे एक ही स्ट्रोक में, सिंगल स्ट्रोक में। तो ये था आपका प्रेस फोर्जिंग। तो इस प्रेस फोर्जिंग के थ्रू हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, तो मेकिंग ऑफ कॉइन्स और सिल्वर आर्टिकल्स। सेकेंड है ऑटोमेटिक फोर्जिंग। तो ये सारा चीज़ हम लोग जो है प्रेस फोर्जिंग के थ्रू हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मशीन फोर्जिंग और फिर ऑफसेट फोर्जिंग। तो जो ऑफसेट फोर्जिंग है वो ऑफसेट फोर्जिंग क्या होगा, तो आपका ऑफसेट फोर्जिंग, ये ऑफसेट फोर्जिंग इन्वॉल्व ऑफसेटिंग ऑपरेशन। ओरिजिनली दिस प्रोसेस वाज डेवलप्ड टू फॉर्म हेड। जो आपका हेड होता है, मतलब बाहरी सिरा, जो किनारे का सिरा जब होगा हेड, उसको जो है डेवलप करना है, तो आपको, तो वो जो फोर्जिंग होगा वो आपका क्या कहलाएगा, मशीन फोर्जिंग या फिर अपसेटिंग फोर्जिंग। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट का फोर्जिंग इस तरह से किए, इस तरह से बन के तैयार हुआ, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इस एरिया में यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हेड फॉर्म हो और इस तरह से हो, ठीक है, इस तरह से हेड फॉर्मेशन हो। तो जो आपका इस तरह से जो हेड फॉर्मेशन हुआ ये वाला, तो ये आपका अपसेटिंग ऑपरेशन के थ्रू हुआ। मतलब यहाँ पर किए, यहाँ से लेके एक, इससे हम लोग यहाँ तक आपको करना क्या है कि फोर्ज करना है, आप बस इतना पार्ट्स को आप फोर्ज करना है। फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एक डाई से या फिर इस तरह से यहाँ पर इसमें आप फोर्स अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो इस तरह से आपका हेड फॉर्म हो जाएगा। तो इस ऑपरेशन को कहेंगे क्या, अपसेटिंग ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, अपसेटिंग ऑपरेशन, अपसेट ऑपरेशन।
ऑफसेट फोर्जिंग, ठीक है, ऑफसेट फोर्जिंग। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है? तो इसका एप्लीकेशन हम लोग इसके थ्रू हम लोग गियर ब्लैंक बना सकते हैं, शाफ्ट, एक्सल्स, ये सब चीज़ हम लोग जो है मशीन फोर्जिंग या फिर ऑफसेट फोर्जिंग के थ्रू बना सकते हैं। तो ये सिलेंडर हेड जो है वह भी आपका ऑफसेटिंग ऑपरेशन के थ्रू बनता है। तो ये आपका था ऑफसेट फोर्जिंग। नेक्स्ट है आपका मेटल स्टैंपिंग। व्हाट इज मेटल स्टैंपिंग? तो मेटल स्टैंपिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है यूज टू कन्वर्ट किस में करते हैं, मेटल जो फ्लैट मेटल हुआ, वो जो फ्लैट मेटल शीट है, फ्लैट मेटल शीट है, बहुत सारा फ्लैट मेटल इस तरह का आपका शीट है, ये आपका पूरा शीट है, मेटल फ्लैट शीट है, इनटू अ स्पेसिफिक शेप। अब आपको इसमें चाहिए बहुत सारा होल चाहिए, इस तरह का होल चाहिए आपको, सर्किल में चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि इसमें बहुत सारा आपको डिजाइन चाहिए तो जो ये आपका बनेगा वह मेटल स्टैंपिंग का लायक, मतलब इसमें बहुत सारा प्रोसेस इंक्लूड है। तो इट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसमें कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन इंक्लूड ए नंबर ऑफ मेटल फॉर्मिंग टेक्निक्स, जैसे कि ब्लैंकिंग हो गया, पंचिंग हो गया, फिर आपका बेंडिंग हो गया, पियर्सिंग हो गया। तो इसमें ये सारा चीज़, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट है तो उसमें हम लोगों को हम लोगों को इस तरह से बहुत सारा इस प्लेट से हम लोगों को ये सर्कुलर डिस्क चाहिए, तो ये आपको काट के निकाल दिए हैं, तो ये आपका हो गया कि ब्लैंकिंग, ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ब्लैंकिंग, ठीक है। पंचिंग क्या हो गया कि हमको अब ये आपका सॉलिड प्रोडक्ट था, बन गया, अब इसमें हमको चाहिए होल चाहिए, तो होल करने पंचिंग कर दिए, बेंड करना है तो बेंड कर दिए। तो ये सारा जो है एक प्लेट में आपको करना है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया। तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के एक साथ कर लें तो वो आपका क्या कहलाएगा, मेटल स्टैंपिंग, मेटल स्टैंपिंग। तो मेटल स्टैंपिंग इज ए फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर दिस लार्ज क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग नीडेड। Manufacturing who need metal parts stamped for a project generally looks for three important qualities। इससे क्या होगा कि मेटल स्टैंपिंग के थ्रू हम लोग हाई क्वालिटी अचीव कर सकते हैं, उसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगा, लो कॉस्ट लगेगा, फास्ट टर्न अराउंड टाइम, मतलब एक बार में ही सारा कुछ हम लोग को यहाँ पर मिल गया, तो उसको हम लोग आपको मेटल स्टैंपिंग प्रोसेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका टॉपिक है उसमें आपका फोर्जिंग इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हॉट फोर्जिंग इक्विपमेंट में बी डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। पहला है हैमर, दूसरा आपका हैमर के बारे में बात करना। तो सबसे पहले हैमर क्या होगा कि यह एक इम्पैक्ट मशीन्स है। हैमर क्या है, एक इम्पैक्ट मशीन्स है। हैमर इम्पार्ट स्ट्रेस, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, स्ट्रेस देता है ऑन द मटेरियल बाई इम्पैक्ट एंड दे ऑपरेट इन वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। बाई इम्पैक्ट फोर्स लगा दिए और मटेरियल पर स्ट्रेस प्रोड्यूस करवाते, किसके थ्रू, तो वो हैमर के थ्रू होता है, ठीक है। और ऑपरेट करता है वर्टिकल पोजीशन में, वर्टिकल पोजीशन में ऑपरेट करता है। तो फोर्जिंग जो हैमर यूज होता है वो आप लोग कौन कौन सा हैमर यूज हो सकता है, तो स्टीम एंड एयर हैमर, इसमें आपका दो तरह का आएगा, सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, ठीक है। स्प्रिंग हैमर, फिनोमेटिक हैमर और बोर्ड ड्रॉप हैमर, चार तरह का हैमर आपका फोर्जिंग हैमर में देखने को मिलेगा। तो जो फर्स्ट है सिंगल एक्टिंग स्टीम एंड एयर हैमर, हैमर जो आपका है वो क्या होता है, तो इसमें आप लोगों का जो स्टीम या फिर एयर प्रेशर, स्टीम या फिर एयर प्रेशर का यूज करते हैं लिफ्ट करने के लिए, रैम को लिफ्ट द रैम अप टू ए सर्टेन हाइट विच इज़ फॉल्स बाय द ग्रेविटी। अब जो है लिफ्ट उसमें जो है क्या करना है कि रैम को सबसे पहले उठाएंगे, लिफ्ट करेंगे और फिर जो है वर्क पीस पर क्या होगा, वर्क पीस पर उस पर प्रेशर डालेंगे, इसमें प्रेशर डालेंगे। तो सबसे पहले लिफ्ट करना है इसको हैमर को, तो उसके लिए हम लोग स्टीम और एयर का यूज किए, तो स्टीम और एयर का यूज किए और फिर ग्रेविटी से खुद ब खुद वह जो है इस प्रोडक्ट पर आके गिर गया। तो इसको, इस हैमर को क्या बोलेंगे, इस सिंगल एक्टिंग स्टीम एंड एयर हैमर, ठीक है। यह हैमर और कहलाता क्या है, स्टीम और एयर लिफ्ट भी इस हैमर को कह सकते हैं। तो सच हैमर आर आल्सो कॉल्ड एज स्टीम और एयर लिफ्ट। नेक्स्ट वन है आपका डबल एक्टिंग स्टीम एंड एयर हैमर। तो डबल एक्टिंग में क्या हो गया
कि पहले लिफ्ट किया, और चूँकि आप इसमें क्या था कि सिंगल एक्टिंग में पहले लिफ्ट किया और खुद ब खुद जो है ग्रेविटी के कारण वह फॉल कर गया। लेकिन अब क्या करते हैं कि लिफ्ट भी करवाएंगे और उसको फॉल भी बाय प्रेशर करवाएंगे, ठीक है, उसमें फोर्स देंगे, फॉल करने के लिए भी फोर्स लगाएंगे। तो इसमें आपका हो जाएगा डबल एक्टिंग स्टीम एंड एयर हैमर। तो इन डबल एक्टिंग हैमर द स्टीम और एयर इज इम्प्लॉयड बोथ द रेजिंग द रैम, मतलब उठाने के लिए भी काम आ रहा है, और जब हम लोग उसको डाउनवर्ड स्ट्रोक करवाना है तो उसके लिए भी हम लोग को फोर्स अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका डबल एक्टिंग स्टीम एंड एयर हैमर होता है। इसमें जो प्रेशर हो सकता है वो आपका 7 to 9 ATM तक जाता है, जबकि आपका हैमर का फोर्जिंग होगा उसमें आपका 100 किलो न्यूटन कैपेसिटी का होता है। ड्रॉप फोर्जिंग में 225 किलो न्यूटन कैपेसिटी का हो सकता है, और इसमें जो रैम स्ट्रोक होगा वह 0.9 to 1.2 मीटर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग हैमर। स्प्रिंग हैमर नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आपका स्प्रिंग का यूज करना है। तो जो कंप्रेस स्प्रिंग हुआ, अब कंप्रेस स्प्रिंग, कोई किसी स्प्रिंग को आप उसको इस तरह है, आप उसको दबा दिए, इस तरह क्या आ गया तो कंप्रेस हो गया ही। अब ये कंप्रेस स्प्रिंग को जो है इसका हैमर के रूप में यूज करना है, तो क्या करेंगे, इसका एक्सटेंशन कर देंगे, मतलब इसका जो कंप्रेशन है उसको रिलीज कर देंगे, तो क्या होगा, ये एक हैमर बन जाएगा। तो वैसा हैमर को क्या कहते हैं, स्प्रिंग हैमर। तो इट इज ए मशीन ड्रिवन हैमर which blow is caused or increased by extension of compressed spring और expansion of body, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग जो था उसका एक्सटेंशन हुआ और उसका हम लोग यूज कर लिए हैमर के थ्रू, तो हैमर के रूप में, तो वो हो गया आपका स्प्रिंग हैमर। फिनेमेटिक हैमर। तो फिनेमेटिक पावर फोर्जिंग हैमर आर यूजुअली यूज टू स्मिथ फोर्ज एंड स्मॉल पार्ट्स या फिर स्मिथ फोर्ज के रूप में यूज किया जाता है। तो इसमें इसका जो फिनेमेटिक हैमर्स का कैपेसिटी है वो आपका 0.5 to 10 किलो न्यूटन, क्योंकि स्मॉल पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है फिनेमेटिक हैमर को। तो 0.5 to 10 किलो न्यूटन एयर ओवर का यूज करते हैं, तो वो फिनेमेटिक हैमर हो गया। तो उसमें हम लोग का जो कैपेसिटी है वह कम हो जाता है, उस क्योंकि स्मॉल पार्ट्स के लिए उसमें यूज होता है। तो ये आपका फिनेमेटिक हैमर हो गया जिसका कैपेसिटी 0.5 to 10 किलो न्यूटन होता है। जबकि ब्लो रेट जो मतलब स्ट्राइक, उसमें आपका फोर्स लगाने का रेट एक बार में कितना लगाया पर मिनट, तो 1 मिनट में ये 80 से लेकर 200 ब्लोज यह आपका लगा सकता है, इसका रेंज ये है। तो 80 से लेकर 200 ब्लोज पर मिनट। बोर्ड ड्रॉप हैमर, नेक्स्ट वन है आपका बोर्ड ड्रॉप हैमर। बोर्ड ड्रॉप हैमर, तो बोर्ड ड्रॉप हैमर के तो बात करते हैं बोर्ड ड्रॉप हैमर के बारे में। तो बोर्ड ड्रॉप हैमर क्या है कि एक तरफ का ड्रॉप फोर्जिंग हैमर ही है। इन दिस हैमर रैम इज लिफ्टेड अप टू ए सर्टेन हाइट में वह लिफ्ट होता है, और एंड इट इज अलाउड comprises ए रैम कैरिंग ए वुडन बोर्ड विच इज compressed बिटवीन टू ड्रिवन रोलर। अब यहाँ पर दो रोलर के बीच जो है, देखिए 2 रोलर है यहाँ पे, उसके बाद रैम लगा है और रैम को लिफ्ट किया जाता है और फिर जो है इस वर्कपीस पर जो है फोर्स लगाते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, बोर्ड ड्रॉप हैमर। तो when actuated the roller raise the board with the ram as they are drawn apart। तो इसका रेंज क्या क्या होगा, तो 100 न्यूटन से लेके 45 किलो न्यूटन तक इसका रेंज है उसमें प्रेशर लगाने का। और जो हाइट फॉल रेंज है कितना मीटर से जाएगा, 0.75 to 1.5 मीटर तक इसका फॉल रेंज है। तो ये है आपका बोर्ड ड्रॉप हैमर। इसके अलावा जो आपका इसमें पढ़ना है फोर्जिंग प्रेस के बारे में। तो फोर्जिंग प्रेस क्या है, तो वैसा मशीन्स जो ग्रेजुअल प्रेशर किसी फोर्जिंग डाइज पर लगाता है, तो किसके थ्रू होगा, वह फोर्जिंग प्रेस के थ्रू होगा। तो इट इज़ ए मशीन दैट अप्लाइज ग्रेजुअल प्रेशर ऑन द फोर्जिंग डाइज। इसके अलावा जो आपका प्रेस फोर्जिंग क्या हो गया, प्रेस फोर्जिंग। तो प्रेस फोर्जिंग में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ द शेपिंग ए मेटल दैट इज प्लेस्ड बिटवीन टू डाइज बाय अप्लाइंग मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक प्रेशर। तो हाइड्रोलिक या फिर मैकेनिकल प्रेशर के द्वारा
दो डाई के बीच में जो रखा हुआ मेटल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, फोर्जिंग करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, प्रेस फोर्जिंग। तो मेटल का जो हम लोग शेप करेंगे दो डाई के बीच उस मेटल को रख कर, और इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, तो मैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, तो उस फोर्जिंग को बोलते हैं प्रेस फोर्जिंग। तो प्रेस फोर्जिंग अंडरटेकन एज ए हॉट और कोल्ड फोर्जिंग। तो प्रेस फोर्जिंग को हम लोग हॉट और फिर कोल्ड फोर्जिंग के रूप में कर सकते हैं प्रेस फोर्जिंग को। टाइप्स ऑफ फोर्जिंग प्रेस। अब फोर्जिंग प्रेस का कितना टाइप्स होगा, तो हम लोग यहाँ पर दो टाइप्स देखने को मिलता है, मैकेनिकल फोर्जिंग प्रेस और जो है हाइड्रोलिक प्रेस। तो मैकेनिकल प्रेस में क्या होगा, जो आपका यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट क्रैंक लगा होगा, तो उसका काम क्या है कि रोटरी मोशन को आपका रेसिप्रोकेटिंग लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देना। मैकेनिकल वर्क करेगा, मैकेनिकल करेगा मतलब कि आपका यहाँ पर वो रोटरी मोशन वर्क कर रहा है, उसमें आप लोगों को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है, ताकि जो ये रैम है वो अप डाउन हो सके और इस वर्कपीस पर प्रेशर क्रिएट कर सके। ठीक है, तो इन मैकेनिकल फोर्जिंग प्रेस ये क्रैंक प्रेस ट्रांसलेट्स रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। यहाँ पर क्रैंक जो लगा हुआ है ये आपका क्या करेगा, रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करेगा, ताकि रैम जो है रेसिप्रोकेट करना लगे और जो वर्कपीस है उस पर फोर्स अप्लाइड करने लगे। ठीक है, द रैम स्ट्रोक इज शॉर्टर देन इन ए हैमर और हाइड्रोलिक प्रेस। जो हैमर या फिर हाइड्रोलिक प्रेस रहता है उसका स्ट्रोक से इसका रैम का स्ट्रोक इसमें कम होता है। These press operate at about 25 to 100 स्ट्रोक पर मिनट। एक मिनट में 25 से लेके 100 स्ट्रोक तक इसमें हम लोग ऑपरेट करवा सकते हैं। रेंज क्या है, तो इसमें जो आपका फोर्स का रेंज है वह 900 किलो न्यूटन से लेके 110 मेगा न्यूटन तक हम लोग इसमें फोर्स क्रिएट करवा सकते हैं, प्रेशर क्रिएट करवा सकते हैं। स्पीड ऑफ अपसेट क्रैंक टाइप प्रेस में इसका क्या होगा, 0.5 टू 0.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मैकेनिकल फोर्जिंग प्रेस था। मतलब मैकेनिकल प्रेस में बस ये आपका जो रोटरी मोशन है उसको रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर दिए बाई मैकेनिकली कहने का मतलब कि ये आपका जो क्रैंक है वो काम कर रहा है मैकेनिकली, तो ये आपका कहलाया गया मैकेनिकल फोर्जिंग प्रेस। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक प्रेस। बस सिंपल है, इसमें क्या है, जो आपका हाइड्रोलिक होगा यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड होगा उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि इस रैम को लिफ्ट मतलब रेसिप्रोकेट करवाएंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिक प्रेस। बस इसमें आपका फ्लूइड हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज होता है। तो हाइड्रोलिक प्रेस आर लोड रेस्ट्रिक्टेड मशीन इन विच हाइड्रोलिक प्रेशर मूव्स ए पिस्टन इन ए सिलेंडर। यहाँ पर देखिए हाइड्रोलिक से यहाँ पर पिस्टन मूव करेगा, और पिस्टन जब रेसिप्रोकेट मूव करेगा हाइड्रोलिक फ्लूइड के दबाव से पिस्टन क्या होगा, रेसिप्रोकेटिंग मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। और ये पिस्टन जुड़ा हुआ है रैम से, रैम जुड़ा हुआ है डाई से, और डाई जब आपका जब डाउनवर्ड मोशन करेगा तो वह स्ट्राइक करेगा किस पर, वर्कपीस पर दबाव बनाएगा, और इस तरह से वहाँ पर वर्कपीस का फोर्ज हो जाएगा। ठीक है, द फुल प्रेस लोड इज अवेलेबल एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फुल स्ट्रोक ऑफ द रैम के किसी भी स्ट्रोक में जो है फुल स्ट्रोक लगा सकते हैं इसमें हम लोग। ड्यू टू स्लो स्पीड, चूँकि यह बहुत स्लो स्पीड काम करता है, कॉन्टैक्ट टाइम इज लॉन्गर एट द डाई मेटल इंटरफेस। अब जो यहाँ स्लो स्पीड में होगा तो ये स्लो मूव करेगा पिस्टन, तो क्या होगा, ये डाई का जो मेटल का इंटरफेस पर जो कांटेक्ट टाइम होगा वो ज़्यादा होगा। हाइड्रोलिक प्रेशर आर मोर एक्सपेंसिव देन मैकेनिकल प्रेशर एंड हैमर्स। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे, ये जो है ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो ये था आपका हाइड्रोलिक प्रेस। नेक्स्ट है आपका क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशन या फिर इम्प्रेशन डाई फोर्जिंग ऑपरेशन। तो द वर्कपीस इज डिफॉर्म बिटवीन टू डाइज हाफ्स विच कैरी इम्प्रेशन ऑफ द डिजायर फाइनल शेप। उसको आप लोग क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशन कहेंगे।
द वर्क पीस इज डिफॉर्म अंडर हाई प्रेशर इन क्लोज कैविटी। क्लोज कैविटी में होता है इसलिए तो क्लोज, चूँकि पूरी तरह से वह मटेरियल क्लोज कर देता है, इसलिए क्लोज कैविटी में हाई प्रेशर के अंडर जो है वर्क पीस क्या होगा, डिफॉर्म हो जाएगा। नॉर्मली यूज टू स्मॉलर कंपोनेंट्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स बनाने के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं। क्लोज डाइज आर एक्सपेंसिव, जबकि क्लोज डाइज ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू ओपन डाइज के। नेक्स्ट है आपका क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशन में कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। तो फर्स्ट ऑपरेशन देखने को मिल सकता है आपका फिलरिंग। तो दिस ऑपरेशन इज टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए पोर्शन ऑफ स्टॉक। मान लीजिए ये स्टॉक है, पूरा मेटल पार्ट्स है, मेटल पार्ट मेटल का है, उसको ये मेटल पीस, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक के पोर्शन के क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा ये हो गया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या है कि आपको कम करना है, रिड्यूस करना है, तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्यूलरिंग कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप फ्यूल अप्लाई कर दिए फोर्स, अब इसको इस डायरेक्शन में जब हम लोग मूव कराएंगे वर्कपीस को, तो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया वो आपका कम हो गया। देखिए स्टॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया जो था पहले यहाँ इतना था, जबकि अब जो है फ्यूलर अप्लाई करने के बाद, फोर्स लेने के बाद ये कम हो गया। तो ये पूरा ऑपरेशन क्या कहलाता है, फ्यूलरिंग। एग्जाम्पल फोर्जिंग ऑफ कनेक्टिंग रोड फॉर ए इंटरनल कंबसन इंजन। तो जो इंटरनल कंबसन इंजन है उसका जो कनेक्टिंग रोड होगा वो आपका किसके थ्रू बन सकता है, फिलरिंग के थ्रू बन सकता है। इसमें कॉनकेव शेप डाई का यूज होते हैं। देखिए यहाँ पर ये कॉनकेव शेप डाई का यूज है, यहाँ पर कॉनकेव शेप डाई का यूज है यहाँ पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस है क्लोज डाई फोर्जिंग का, वो आपका है एजिंग। तो एजिंग मतलब किनारा, किनारा मतलब उसका हेड बना देना। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखिए कि इट इज़ यूज टू शेप द एंड ऑफ द बार्स एंड टू गैदर मेटल। तो जो आपका बार है वो फोर्ज हो गया है या फिर पूरा बार है, तो उसमें आप लोग का एंड माने किनारे पर उसको क्या करना है कि मेटल गैदर करना है। यहाँ पर देखिए ये जो बना आप फाइनल प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं एजिंग। यहाँ पर हम लोग एजिंग कर दिए, मेटल को गैदर कर दिए, क्योंकि पहले इस तरह का था यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले इस यहाँ पर रखें, उसके बाद आपको यहाँ पर ये करके क्लोज डाई में रख दिए और उसके बाद फोर्स अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों का जो ये एज है, एज पर क्या हो गया, मेटल गैदर हो गया। तो ये आपका प्रोसेस क्या कहलाता है, एजिंग। तो द मेटल फ्लो इज कन्फाइंड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेटल का फ्लो करते हैं, बट इन इट इज फ्री फ्लो लेटरली टू फिल द डाइज। आपका जो यहाँ पर जो आपका बना वो लेटरल फ्लो के कारण हो रहा है। लेटरली फ्लो के कारण जो है इसका जो एज है उस पर मेटल गैदर हो गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है एजिंग। इसमें जो कौन सा शेप का डाई लेते हैं, तो कॉनकेव शेप का डाई लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपका ये कैसा है, कॉनकेव शेप का डाई है। तो फिलरिंग में आपका कॉन्वेक्स के शेप का डाई लेते हैं, जबकि एजिंग में कॉनकेव शेप का डाई लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग। तो ये भी आप बेंडिंग जो है ऑपरेशन, तो इट इज़ यूज टू गिव ए टर्न टू मेटल रॉड और प्लेट। सिंपल है कि एक हैमर है, उसको हैमर के थ्रू जो है फ्लैट स्टील को बेंड कर रहे हैं, एनविल में रख दिए हैं उसको, और हैमर के थ्रू यहाँ पर फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं बेंडिंग। इन दिस ऑपरेशन मेटल इज बेंड अराउंड ए डाई और या फिर एनविल। ठीक है। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग में क्या होगा, इट इज़ द पेनुल्टीमेट ऑपरेशन ऑफ द फिनिश फोर्जिंग ऑपरेशन। तो फोर्जिंग ऑपरेशन का जो लास्ट होता है वो आपका पेनुल्टेट ऑपरेशन, यह ब्लॉकिंग कहलाता है। तो इन दिस ऑपरेशन द प्री शेप्ड बिलेट इज प्लेस्ड इन द कैविटी ऑफ द ब्लॉकिंग डाइस एंड रफ फोर्ज टू द क्लोज टू द फाइनल शेप। तो जैसे कि हम लोगों को ये प्रोडक्ट बनाना है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है, तो इससे क्या हो गया कि इस तरह का शेप और साइज, इससे ज़्यादा का हम लोग का एक बिलेट शेप साइज का, बड़ा साइज का जो फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला उससे बड़ा साइज का बिलेट ले लेते हैं। अब इस बिलेट को जो है ब्लॉकिंग डाइज में इंसर्ट करवाते हैं। तो करवाने के बाद जितना ब्लॉकिंग डाइज का शेप साइज रहेगा उतना वह आकार ले लेगा, इस तरह से वह आकार ले लेगा, ये इस तरह से वह आकार ले लेगा। ठीक है, इस तरह से वो आकार ले लगा। तो बाकी जो बचा ये आप लोग का पार्ट्स जो है,
तो ये आपका पूरा का पार्ट क्या कहलाता है, ब्लॉकिंग कहलाता है। ये पूरा ब्लॉकिंग ऑपरेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है को स्क्रैप है, जो ये बेकार का, इसको आपका यूज नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट तो आपका यही है। तो ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया, तो इसको साथ में जो इसको पूरा क्या कहलाएगा, ये पूरा ऑपरेशन को कहेंगे ब्लॉकिंग। फिनिशिंग क्या हो गया, अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको स्क्रैपिंग जो बोलते हैं, इसको हटाना है। फ्लैश, इसको फ्लैश का बन गया ये आपका, तो इस फ्लैश को आपको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव करने को कहते हैं फिनिशिंग। तो इट इज़ द फाइनल ऑपरेशन इन विच द एक्चुअल शेप रिक्वायर्ड इज ऑब्टेन्ड इन दिस ऑपरेशन टू एंश्योर दैट द मेटल कम्प्लीटली फिल्स द डाई कैविटी। अब क्या करना है कि जो ये वाला मेटल है वो कम्प्लीटली डाई कैविटी पे फिल होगा कब, जब ये अपना जो डाई का शेप का साइज का होगा वही उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा तब। तो ये जो एक्स्ट्रा आपका जो बच जाता है उसको बोलते हैं फ्लैश, और इसको रिमूव करना क्या कहलाता है, फिनिशिंग कहलाता है। दिस एक्स्ट्रा मेटल विल फॉर्म द फ्लैश एंड सराउंड द फोर्जिंग इन द पार्टिंग प्लेन। तो ये आपका फिनिशिंग ऑपरेशन था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि फोर्जिंग डिफेक्ट एंड देयर रिमेडीज। अब फोर्जिंग हम लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारा डिफेक्ट आ जाता है, तो उन सारा डिफेक्ट का अध्ययन करेंगे और उसमें उसका जो रिमेडीज है उसका कैसे उसको दूर किया जा सकता है उसके उपाय पर हम लोग जानेंगे। तो जो फर्स्ट डिफेक्ट मिलता है वो आपको मिलेगा, उसका नाम है अनफिल्ड सेक्शन। अनफिल्ड सेक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अनफिल्ड सेक्शन की जो उसमें जो है फिल्ड नहीं हो पाया, मतलब वहाँ पर फोर्जिंग नहीं हो पाया मेटल का। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम ऑफ द फोर्जिंग सेक्शन रिमेन अनफिल्ड। जो हम लोग को पूरा का पूरा जो हम लोगों का जो प्रोडक्ट बनना था, फोर्ज करना था पूरा पर, वो अब किसी एक चीज़ पर फोर्स नहीं लग पाया, तो उसको हम लोग अनफिल्ड सेक्शन कहेंगे। दिस इज ड्यू टू पुअर डिजाइन ऑफ डाई। ये किसके कारण हो सकता है, तो डिजाइन गलत हो गया, डाई का डिजाइन जो है वो सही नहीं था, इसलिए आपका जो है बड़ा छोटा हो गया डाई का डिजाइन का, तो वो उससे कारण फोर्जिंग क्या हो जाएगा, अनफिल्ड सेक्शन मिलेगा। और पुअर फोर्जिंग टेक्निक, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू लेस रो मटेरियल और पुअर हीटिंग। ये किसके कारण हो सकता है कि लेस रो या फिर लेस रो मटेरियल है, आपका जो बिलेट मेटल है या फिर स्टॉक है या फिर मेटल पीस है, तो वो आपका क्या है, कम है, छोटा है, तो उससे आप क्या है कि अनफिल्ड सेक्शन उससे भी मिल सकता है। रिमेडीज इसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं कि तो आपका प्रॉपर डाई डिजाइन को हम लोग प्रॉपरली अच्छा तरह से करें, तो उससे हम लोग दूर कर सकते हैं। या फिर रॉ मटेरियल का जो कमी है उसको दूर कर दें, तो उससे हम लोग इस रिमेडीज को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कोल्ड शर्ट। कोल्ड शर्ट डिफेक्ट क्या होता है, तो कोल्ड शर्ट डिफेक्ट इंक्लूड इसमें स्मॉल क्रैक्स, कॉर्नर पर जो स्मॉल क्रैक्स मिलता है, कॉर्नर पर जो फाइनल प्रोडक्ट बना फोर्जिंग के थ्रू, तो उसके कॉर्नर पर जो आपका स्मॉल क्रैक्स मिलेगा, उस स्मॉल क्रैक्स को बोलेंगे कोल्ड शर्ट। ठीक है, ये किसके कारण होता है, तो ये भी आपका फोर्जिंग डाइज के इम्प्रॉपर डिजाइन के कारण मिलता है। या फिर जो है एक्सेसिव चिलिंग इन फोर्ज प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा फोर्ज प्रोडक्ट यानी मेटल को गर्म कर दिए, तो उससे भी आपको ये कोल्ड शर्ट देखने को मिलेगा, स्मॉल क्रैक्स कॉर्नर पर देखने को मिलेगा। रिमेडीज इसका उपचार हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो फिलेट रेडियस ऑफ द डाई शुड बी इंक्रीज टू रिमूव द दिस डिफेक्ट। जो आपका डाई का जो फिलेट रेडियस है, यदि हम लोग उसको इंक्रीज कर दें, तब यह आप लोग का जो कोल्ड शर्ट है इस तरह का डिफेक्ट आना बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्केल पिट्स। स्केल पिट्स क्या था डिफेक्ट, तो जब हम लोग इसमें डर्ट वगैरह कोई इम्प्रॉपर क्लीनिंग में जो फाइनल प्रोडक्ट फोर्ज मेटल बना, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, तो जो फोर्ज सरफेस होगा उसका जो है उसमें जो है इम्प्रॉपर क्लीनिंग ठीक से नहीं हो पाया, तो उसके उसको जो कहते हैं क्या है, स्केल पिट्स। स्केल पिट्स उसमें आपका स्केल पिट्स आ गया। इट इज इरेगुलर डेपुटेशन ऑफ द सरफेस ऑफ फोर्जिंग। इसका कारण क्या होता है, तो इसका कारण जो है ओपन इन्वायरमेंट में फोर्जिंग जब होता है, तो उसके कारण हम लोग को ओपन इन्वायरमेंट में बहुत सारा डर्ट पार्टिकल होगा, तो वो डर्ट पार्टिकल क्या है कि जो फोर्ज सरफेस है उस पर आकर बैठ जाएगा, तो उसके कारण होने लगता है। तो इसका हम लोग रिमेडीज कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो इसको हम लोग प्रॉपर क्लीनिंग के थ्रू, यदि हम लोग बहुत बढ़िया से क्लीनिंग करें फोर्ज सरफेस का, तो इस रिमेडीज को हम लोग दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाई शिफ्ट। तो डाई शिफ्ट क्या होता है,
तो व्हेन बोथ डाइज आर नॉट प्रॉपरली अलाइंड होना चाहिए, क्योंकि दो दो डाई है, एक हाफ ऊपर रहता है एक हाफ नीचे रहता है, तो उन दोनों का अलाइनमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। यदि नहीं हो पाता है तो उसके कारण जो प्रोडक्ट में आता है वो जो प्रोडक्ट बनता है उसका डायमेंशंस ठीक से नहीं हो पाता है। तो ये जो डायमेंशन ठीक से नहीं आया, इस डिफेक्ट को डाई शिफ्ट बोलते हैं। इसको हम लोग हटा कैसे सकते हैं, ये उपचार कैसे कर सकते हैं, रेमेडीज कैसे कर सकते हैं इसको, तो इसका जो डाई का जो प्रॉपर अलाइनमेंट को ठीक करके, प्रॉपर अलाइनमेंट यदि होना चाहिए, यदि उसमें प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं है तो उसको प्रॉपर अलाइनमेंट देख के जो है इस डाई शिफ्ट डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। फ्लैक्स एक तरह का डिफेक्ट है। दीज आर इंटरनल क्रैक्स अकर्स। इंटरनल क्रैक जो हम लोग को दिखने को मिलता है जो फोर्ज मेटल में, जो फोर्ज किया हुआ मेटल में प्रोडक्ट में, तो उसको हम लोग फ्लैक्स कहते हैं। अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ फोर्ज प्रोडक्ट। जो हम लोग जो गर्म किया हुआ चिल किया हुआ मेटल पार्ट्स होता है फोर्ज हुआ, फिर उसको क्या होता है कूलिंग करना होता है। तो यदि हम उसको ढंग से कूलिंग नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम लोग को इंटरनल क्रैक्स बनने लगता है, तो उस इंटरनल क्रैक्स को बोलते हैं फ्लैक्स। अब जो इसका कारण क्या है, तो जब हम लोग कूल करते हैं, तो यदि हम लोग कूल क्विकली करते हैं, यदि प्रोडक्ट को क्विकली कूल किया जाता है तो इसके कारण जो इंटरनल क्रैक्स आ जाता है। ठीक है, इसका रिमेडीज क्या होगा, तो जो है हम लोग इसको यदि हम लोग फोर्ज प्रोडक्ट को प्रॉपर कूलिंग करके इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर ग्रेन ग्रोथ। तो दिस डिफेक्ट अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर फ्लो ऑफ मेटल इन कास्टिंग विच चेंजेस प्री डिफाइंड ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। जो हम लोग प्रोडक्ट या फिर बिलेट या फिर मेटल के स्टॉक को फोर्ज करने के लिए रहते हैं, तो उस मटेरियल का यदि हम लोग का जो प्रॉपर कास्टिंग नहीं हो पाता है, तो उसके कारण जो है यह डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जब हम लोग कास्टिंग करते हैं मटेरियल को बिलेट बनाने के लिए, तो वहाँ पर यदि वह जो मेटल है उसका फ्लो माने जो आपका लिक्विड मेटल का फ्लो जो है यदि प्रॉपर नहीं हो, तो उसके कारण जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, जो फाइनल ऑब्जेक्ट बनेगा बिलेट के फॉर्म में, तो वह कैसा होगा, उसमें डिफेक्ट आ जाएगा, उसको बोलेंगे इम्प्रॉपर ग्रेन ग्रोथ। इस डिफेक्ट को कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, तो प्रॉपर डाई डिजाइन अब उसको अब मिल ही गया है आपके पास, वो मटेरियल वो आ गया है, तो उसको अब लोग दूर कर सकते हैं प्रॉपर डाई डिजाइन के थ्रू। उसके लिए हम लोग को डाई जो है का डिजाइन प्रॉपर तरीका से करना होगा। इनकम्प्लीटली फोर्जिंग पेनिट्रेशन, और तो इस डिफेक्ट का कैसे अकर्स होता है, तो दिस इफेक्ट अकर्स ड्यू टू इनकम्प्लीट फोर्जिंग इनकम्प्लीट हो गया तो उसके कारण लोग डिफेक्ट क्रिएट होगा, वह इनकम्प्लीट फोर्जिंग पेनिट्रेशन एंड इट इज ड्यू टू लाइट और रैपिड हैमर ब्लो। यदि हम लोग हल्का से या फिर बहुत ज़्यादा स्पीड में हैमर से मेटल हॉट मेटल को फोर्स लगाएं, तो उसके कारण जो है इनकम्प्लीट फोर्जिंग पेनिट्रेशन डिफेक्ट क्रिएट होता है। तो इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो हम लोग प्रॉपर कंट्रोल के साथ जो है फोर्जिंग प्रेस करें, वहाँ पर जो है हैमर को जो प्रेस करते हैं, तो उसमें आपका प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए, कितना स्पीड में चाहिए उतना स्पीड में होना चाहिए। सरफेस क्रैकिंग, तो जब सरफेस क्रैकिंग एक तरह का भी आपका फोर्जिंग डिफेक्ट है, तो यह अकर्स होता है कब, ड्यू टू एक्सरसाइज वर्किंग ऑन सरफेस एट लो टेम्परेचर। जब हम लोग लो टेम्परेचर जो प्रॉपर टेम्परेचर है उस पर ना काम करके यदि हम लोग कम टेम्परेचर पर फोर्जिंग करना लगे, तो उसमें आपका सरफेस क्रैकिंग होने लगता है। इस डिफेक्ट को बोलते हैं सरफेस क्रैकिंग, जब हम लोग लो टेम्परेचर पर जो है मेटल पर हम लोग फोर्जिंग करना स्टार्ट करते हैं। इन दिस डिफेक्ट सो मेनी क्रैक्स राइजेज ऑन वर्क पीस। इस डिफेक्ट के कारण बहुत सारा क्रैक्स राइज हो जाता है। इसका रेमेडीज क्या है कि दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रॉपर कंट्रोल और ऑन वर्किंग टेम्परेचर। अब जो टेम्परेचर दिया हुआ है, जितना टेम्परेचर चाहिए उस प्रोडक्ट को फोर्ज करने के लिए, उसी टेम्परेचर पर हम लोग को वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका रेजिडुअल स्ट्रेस इन फोर्जिंग। तो दिस डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर कूलिंग ऑफ
फोर्ज पार्ट, अब फोर्ज जो पार्ट जो बना, फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको हम लोग को कूलिंग करना होता है। तो यदि हम लोग कूलिंग को ढंग से नहीं करें तो उसके कारण जो है रेजिडुअल स्ट्रेस हो जाता है, उस फोर्जिंग पार्ट में रेजिडुअल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाता है। टू मच रैपिड कूलिंग इज मेन काउज, बहुत ज़्यादा हम लोग तेज़ी से कूलिंग करते हैं तो उसके कारण भी यह आपका रेजिडुअल स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो इसका रेमेडीज़ क्या होगा, तो दिस कैन बी रिमूव्ड बाय द स्लो कूलिंग, जो हम लोग कूलिंग का जो रेट है उसको प्रॉपर रेट में हम लोगों को करना होगा। तो ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था आपका, इसमें आपका फोर्जिंग चैप्टर से रिलेटेड। तो इसमें हम लोगों ने सारा कवर अभी हम लोगों ने किया है, जैसा कि है आपका सिलेबस में प्रेस एंड हैमर्स, फोर्जिंग टूल्स के बारे में पढ़ा, स्पेसिफिकेशन और यूजेज, फोर्जिंग प्रोसेस जैसे ड्रॉप फोर्जिंग क्या होता है, अपसेट फोर्जिंग क्या होता है, स्टैंपिंग क्या होता है, ये सभी के बारे में देखा। फिर हम लोग डाई फोर्जिंग के बारे में जाने, प्रेस फोर्जिंग, फिर टाइप्स ऑफ डाइज, ओपन डाइज, क्लोज डाइज। इसके अलावा क्लोज डाइज फोर्जिंग ऑपरेशन में फ्यूलरिंग जाना, एजिंग जाना, बेंडिंग क्या होता है, ब्लॉकिंग क्या होता है, फिनिशिंग क्या होता है, ये सभी। तो ये कम्प्लीटली आपका जो है थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है और कम्पिटिटिव के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो और कम्प्लीटली मैकेनिकल बेस्ड, ठीक है। इसमें आपका इंडस्ट्री में सारा कुछ ये सब चीज़ ही आप लोग को ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप लोग लेक्चर को देखें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडी वेल। और यूट्यूब चैनल हमारा है बेदिया क्लासेस, तो उसको जाके उसमें से इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।